नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने परिवार कैरियर टीवी में। तो आज हम लोग यहाँ पर यूपीपी, आरपीएफ, ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए जीएस के प्रैक्टिस सेट को निरंतर हल कर रहे हैं। तो आज उसी श्रृंखला में आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वह है प्रैक्टिस सेट नंबर 3। तो चलिए यहाँ पर हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 3 के बारे में बहुत ही विस्तार तरीके से पढ़ने वाले हैं यहाँ पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का जो पहला प्रश्न है आपके सामने बताएंगे इसका आंसर आप लोग। इनमें से कौन सा पाषाण युग के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता? इसमें से एक कौन से हैं कि पुरा पाषाण काल है, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल या मध्य पाषाण काल? ये जो हमारे 4 ऑप्शन हैं इनमें से एक कौन है जो पुरा पाषाण काल के अंतर्गत अर्थात पाषाण युग के अंतर्गत नहीं आता? बताना है इसका आंसर। लिख दो कमेंट में फटाफट तरीके से। इसका आंसर राइट क्या हो जाएगा? बताएंगे आप लोग इसका आंसर कि इसका आंसर क्या होने वाला है। तो देखो यहाँ पर कि इसका आंसर जो है क्या हो जाएगा प्यारे साथियों। यहाँ पर जो हमारा पाषाण काल था या पाषाण युग था, पाषाण युग के कितने प्रकार थे या पाषाण युग जो है वह कितने भागों में बना? तो यहाँ पर देखो सबसे पहले पाषाण काल, पाषाण युग, पाषाण युग के कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। कितने हैं? पाषाण युग के कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। कौन सा है भैया बताएंगे आप लोग? पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। फिर यहाँ पर दूसरा कौन सा है? मध्य पाषाण काल। और तीसरा कौन सा हो जाएगा साथियों? नव पाषाण काल। तीसरा कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? नव पाषाण। नव पाषाण काल। तो पूरा पाषाण युग जो था या पाषाण युग जो था उसके कितने भाग हुए? पाषाण युग के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल एवं कौन सा? नव पाषाण काल। तो यहाँ पर तो इसमें से कौन सा भाग नहीं मिला? वही आपका आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पर कौन सा आंसर होगा आपका? तो आंसर सी, ताम्र पाषाण काल। क्या होगा? ताम्र पाषाण काल जो था वह किसके बाद में प्रारंभ हुआ? ताम्र पाषाण काल नव पाषाण काल के बाद में प्रारंभ। नव पाषाण काल के बाद, नव पाषाण काल के बाद प्रारंभ हुआ। नव पाषाण काल के बाद में प्रारंभ हुआ था। कौन सा काल प्रारंभ हुआ था? तो बताएंगे आप लोग कि ताम्र पाषाण काल प्रारंभ हुआ था। नव पाषाण काल के बाद में कौन सा काल प्रारंभ हुआ? तो ताम्र पाषाण काल प्रारंभ हुआ। यहां तक आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। आगे देखो यहाँ पर जो पाषाण काल था उसमें किसके औजारों का प्रयोग किया जाता था? पाषाण काल में जो औजार प्रयोग किए जाते थे वह किस चीज के होते थे? पाषाण काल में पत्थरों के औजारों का प्रयोग होता था। यहां तक आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि जो हमारा पाषाण काल है उसमें किस प्रकार के औजारों का प्रयोग किया जाता था? तो पत्थरों के औजारों का प्रयोग किया जाता था। यहां तक आप लोग समझ चुके होंगे कि पाषाण काल के कितने भेद थे? तो उसके 3 भेद थे, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। यहां तक आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। आगे देखो फिर जो ताम्र पाषाण काल है इसका प्रारंभ कब होता है? तो ताम्र पाषाण काल का प्रारंभ नव पाषाण काल के बाद में प्रारंभ होता है, जो कि आप लोगों को समझ आ चुका है।
आगे देखो, और आगे देखो भैया, जो ताम्र पाषाण काल है इसमें कौन से औजारों का प्रयोग किया गया? जो ताम्र पाषाण काल है इसमें किस वस्तु के बने औजारों का प्रयोग किया गया? ताम्र पाषाण काल में बताएंगे आप लोग कि ताम्र पाषाण काल में किनके और किस वस्तु के बने औजारों का प्रयोग किया गया था प्यारे साथियों? तो वह कौन से थे? इसमें तांबे के बने औजारों का प्रयोग, औजारों का प्रयोग किया गया। यहां तक क्लियर हुआ आप लोगों का कि जो हमारा ताम्र पाषाण काल था उसमें जो औजार प्रयोग किए गए, वह जो औजार प्रयोग किए गए वह किस चीज के बने हुए थे? तो जो औजार बने थे ताम्र पाषाण काल में वह तांबे के बने हुए औजार थे। तो इसका आंसर कौन सा राइट हो जाएगा प्यारे साथियों? इसका आंसर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, तांबे के जो औजार बनाए गए इनका सबसे पहले प्रयोग कब किया गया, या कब इसका सबसे पहले प्रयोग कब किया गया? तांबे के जो औजार बने इनका प्रयोग कब किया गया सबसे पहले, बताना है आप लोगों को। तांबे के जो औजार बने इनका सबसे पहले प्रयोग कब किया गया? 5000 ईसा पूर्व में। कब? 5000 ईसा पूर्व में सबसे पहले प्रयोग, सबसे पहले मानव द्वारा प्रयोग किए गए। यहां तक आप लोगों को समझ में आ चुका होगा बहुत ही अच्छी तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो आगे, भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी? जो भीमबेटका की गुफाएं हैं उनकी खोज कब हुई? कौन सी गुफाएं? भीमबेटका की गुफाएं। भीमबेटका की गुफाएं थी, उनकी खोज प्यारे साथियों कब की गई? बताना है आप लोगों को आंसर कमेंट बॉक्स में। भीमबेटका की जो गुफाएं हैं उनकी खोज सबसे पहले कब की गई, या भीमबेटका की जो गुफाएं हैं उनकी खोज कब हुई थी, किस सन में हुई थी? जो भीमबेटका की गुफाएं हैं साथियों उनकी खोज कब हुई थी? उनकी खोज कब हुई? 1957 से 1958 ईस्वी में हुई। ऑप्शन बी राइट रहेगा यहाँ पर। ऑप्शन बी जो है प्यारे साथियों राइट हो जाएगा। खोज कब हुई? 1957 से 1958 ईस्वी में हुई थी। और जो भीमबेटका की गुफाएं हैं ये किस राज्य में है? भीमबेटका की जो गुफाएं हैं ये किस राज्य में है? ये जो गुफाएं हैं कहां पर हैं? मध्य प्रदेश में। कहां पर? मध्य प्रदेश में। भीमबेटका की गुफाएं कहां पर पाई जाती हैं? मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। यहां तक आप लोगों को समझ आ चुका होगा प्यारे साथियों। भीमबेटका की जो गुफाएं हैं इनकी खोज किसके द्वारा की गई? इसकी खोज किसके द्वारा की गई? जो भीमबेटका की गुफाएं हैं इसकी खोज जो की गई वह किसके द्वारा की गई? तो यह जो की गई थी विष्णु किसके द्वारा? विष्णु वाकड़कर के द्वारा। विष्णु वाकड़कर के द्वारा खोज किया गया। खोज की गई कौन सी गुफाएं? भीमबेटका की गुफाएं। यहां तक आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। इसको यूनेस्को में कब शामिल किया गया? जो भीमबेटका की गुफाएं हैं यूनेस्को में कब शामिल किया गया? 2003 में। 2003 में यूनेस्को में शामिल कर लिया गया। यूनेस्को में शामिल किया गया प्यारे साथियों। यहां तक याद रखना है आप लोगों को। भीमबेटका की जो गुफाएं हैं उनको यूनेस्को में कब शामिल किया गया? तो 2003 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। यहां तक याद रखना है आप लोगों को, बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है। यहां तक आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। आगे देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। भीमबेटका के शैलाश्रय निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? जो भीमबेटका की गुफा है उनके अंदर जो शैलाश्रय हैं वह किसके लिए प्रसिद्ध हैं? आपको बताना है इसका उत्तर। भीमबेटका के शैलाश्रय निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध हैं, किसके लिए जाने जाते हैं? इसका आंसर बताना है आप लोगों को। देखो यहाँ पर पहला क्या है? मौर्य वंश के दौरान की गई चित्रकारी के चिन्हों की वजह से, या फिर मुगलों की मूर्तिकला के चिन्हों की वजह से,
और तीसरा ऑप्शन कौन सा है हमारा, तीसरा है प्रारंभिक द्रविड़ काल के चिन्हों की वजह से, या फिर भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से। जो भीमबेटका की गुफा में शैलाश्रय जो हैं वह किसके लिए प्रसिद्ध हैं, तो प्यारे साथियों वह किसके लिए प्रसिद्ध हैं, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर डी, भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से जो भीमबेटका के शैलाश्रय हैं वह प्रसिद्ध हुए। यहां तक आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 4 बताएंगे आंसर। भारत में पाषाण कालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है, भारत में जो पाषाण कालीन चित्रकारी है वह कहां पर पाई जाती है प्यारे साथियों, तो कहां पर पाई जाती है, नालंदा में, भीमबेटका में, एलिफेंटा में, या बाघ गुफाओं में। जो पाषाण कालीन शिला चित्रकारी, पाषाण काल के दौरान की जो चित्रकारी हुई थी वह किस स्थान पर पाई जाती है, तो प्यारे साथियों कहां पर, भीमबेटका में पाई जाती है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा यहाँ पर आप लोगों का। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्राक ऐतिहासिक काल का सही कालानुक्रम है। इसमें से जो प्राक ऐतिहासिक काल है उसका सही कालक्रम क्या है बताना है आप लोगों को। पहला देखो ऑप्शन, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। दूसरा क्या है, धातु युग काल। प्राक ऐतिहासिक में धातु युग काल कोई हुआ ही नहीं था, तो ऑप्शन बी नहीं होगा। फिर क्या है, नव पाषाण काल, जब बाद में आया, और मध्यकाल बीच में आया। तो सबसे ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सबसे पहले पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पाषाण काल के कितने भाग थे, 3। कितने भाग थे, 3 थे। सबसे पहले कौन सा था, पुरा पाषाण काल। दूसरा कौन सा था हमारा, बताएंगे आप लोग। दूसरा कौन सा था, मध्य पाषाण काल। और तीसरा जो हमारा था वह कौन सा था, नव पाषाण काल। कौन सा काल था, नव पाषाण काल। पुरा पाषाण काल के कितने भाग थे, 3 भाग थे, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। यहां तक आप लोगों को क्लियर हो चुका। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 6, 1925 में केंद्रीय विधानसभा का प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था। जो 1925 में केंद्रीय विधानसभा बनी उसका पहला निर्वाचित अध्यक्ष कौन बना या कौन बनाया गया, तो आप बताएंगे आप लोग। कौन बने थे, सुभाष चंद्र बोस, विट्ठल भाई पटेल, मोतीलाल नेहरू या फिर भगत सिंह। तो इसमें से कौन सा आंसर होगा, जो इसमें से कौन ऐसे व्यक्ति हैं जिनको 1925 में केंद्रीय विधानसभा का पहला निर्वाचित अध्यक्ष बनाया गया था प्यारे साथियों। तो ये कौन से हमारे थे, ये थे विट्ठल भाई पटेल। कौन, विट्ठल भाई पटेल। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा यहाँ पर। विट्ठल भाई पटेल को और क्या कहा जाता है, माना जाता है, तो इनको स्वराज पार्टी का, जो स्वराज पार्टी बनी उसके सह संस्थापक भी थे। कौन थे, स्वराज पार्टी के सह संस्थापक। स्वराज पार्टी का सह संस्थापक कौन था, तो वहां पर भी आंसर विट्ठल भाई पटेल बिल्कुल राइट हो जाएगा आप लोगों का आंसर। और यह कौन थे, सरदार पटेल के भाई थे। कौन थे, सरदार पटेल के बड़े भाई थे। विट्ठल भाई पटेल कौन थे, सरदार पटेल के बड़े भाई, और कौन थे, स्वराज पार्टी के सह संस्थापक भी थे। यहां तक क्लियर हो गया। आगे देखो भैया, अंगीकृत किए जाने के समय भारतीय संविधान का सबसे लंबा संविधान था जिसमें मूलतः अनुच्छेद थे। जो हमारा संविधान बना तो उस संविधान में कितने अनुच्छेद थे, आप लोगों को बताना है आंसर इसका। हमारे मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे, तो कितने अनुच्छेद थे प्यारे साथियों, 348, 448, 444 या फिर 395। तो मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे, तो बताएंगे आप लोग आंसर। इसका आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा, 395। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पर। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा।
अच्छा बताएंगे आप लोग कि संविधान सभा पारित कब हुई? संविधान सभा पारित कब हुई? जो संविधान सभा पारित हुई थी प्यारे साथियों, ये कब पारित हुई? यह पारित हुई थी 6 नवंबर 1946 को। कब? 6 नवंबर 1946 को। याद रखना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। संविधान सभा कब पारित की गई? 6 नवंबर 1946 को पारित की गई थी। और संविधान को लागू कब किया गया? संविधान लागू कब हुआ? संविधान लागू कब हुआ था? जो संविधान हमारा था वह लागू कब हुआ? यह जो प्यारे साथियों लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। याद रखेंगे आप लोग। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 8। भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषताओं को के संबंध में इनमें से कौन सा गलत है? भारतीय संविधान की जो एकात्मक विशेषताएं हैं उनके बारे में इसमें से कौन सा कथन है जो गलत है? क्या है? अखिल भारतीय सेवाएं, या प्रतिनिधित्व की असमानता, या सशक्त केंद्र, या फिर संविधान की नम्यता ना होना। तो इसमें जो भारत की एकात्मक विशेषताएं हैं उनमें से एक कौन नहीं है? तो कौन सी नहीं है प्यारे साथियों? ऑप्शन डी क्या राइट हो जाएगा? संविधान की नम्यता ना होना। क्या है? संविधान की नम्यता ना होना। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पर। अच्छा, संविधान की एकात्मक विशेषताएं जो हैं कौन कौन सी हैं बता दो आप लोग। कौन सी है? पहली कौन सी है? अखिल भारतीय सेवा, प्रतिनिधित्व की असमानता। और कौन सी है? तीसरी है सशक्त केंद्र। और कौन सी है? बताना है आप लोगों को कि एकात्मक विशेषताएं कौन सी हैं भारतीय संविधान की। तो कौन सी हैं? आपातकालीन प्रावधान। और कौन सी है? आपातकालीन प्रावधान। ये किसकी विशेषता है? तो भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता है। याद रखना है आप लोगों को। आगे देखो, भारत में किस प्रकार की सरकार है? भारत में जो सरकार है वह किस प्रकार की सरकार है? राजतंत्रीय सरकार है, सांप्रदायिक सरकार है, या संसदीय सरकार है, या अल्पतंत्रीय सरकार है? ऑप्शन बी सी संसदीय सरकार है भारत में। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारत में सरकार के संघीय स्वरूप का परिणाम कहा जा सकता है? इसमें से एक कौन सा है जिसे भारत में सरकार के संघीय स्वरूप का परिणाम कहा जा सकता है? तो प्यारे साथियों कौन सा हो जाएगा बता दो आप लोग। कौन सा हो जाएगा बता दो आप लोग। ऑप्शन ए राज्य के साथ साथ अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध व्यक्तियों के अधिकारी, या ऑप्शन बी सरकार के 3 अंग विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्री परिषद, या फिर कौन सा है बहुस्तरीय सरकार, संघ, राज्य और स्थानीय। तो इसमें से जो सरकार के संघीय स्वरूप का परिणाम है वह कौन सा परिणाम है प्यारे साथियों? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर जो राइट होगा प्यारे साथियों, बहुस्तरीय सरकार, संघ, राज्य और स्थानीय। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा प्यारे साथियों। ऑप्शन डी यहां से जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो और एक शब्द आता है यहाँ पर संघ। संघ को कहां से लिया गया? जो संघ शब्द है इसको किस देश के संविधान से लिया गया है? जो संघ यहाँ पर शब्द है वह किस देश के संविधान से लिया गया है? तो संघ शब्द को प्यारे साथियों किस देश के संविधान से लिया गया है? कनाडा के संविधान से। कहां से? कनाडा के संविधान से। कहां से लिया गया? कनाडा के संविधान से लिया गया है। याद रखेंगे इसको, बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता नहीं है? इनमें से भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता नहीं है, तो वह कौन सी नहीं है बताएंगे आप लोग। इनमें से एक भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता नहीं है प्यारे साथियों, वह कौन सी विशेषता है जो नहीं है? संघवाद की स्थापना, सरकार का संसदीय स्वरूप,
या फिर मूल अधिकार या सामंतशाही को प्रोत्साहन। तो इसमें जो भारतीय संविधान की जो प्रमुख विशेषता नहीं है वह कौन सी विशेषता है? सामंतशाही को प्रोत्साहन। क्या है? सामंतशाही को प्रोत्साहन। यह क्या है? यह एक भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। यहां तक आप लोगों को समझ में आ चुका होगा, बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। अच्छा, यहाँ पर देख लो संविधान की विशेषताएं हैं कौन कौन सी। संविधान की विशेषताएं कौन कौन सी हैं देख लो एक बार। संविधान की विशेषताएं कौन कौन सी हैं? संविधान की विशेषताएं, जो संविधान की विशेषताएं हैं कौन कौन सी हैं प्यारे साथियों, देख लो आप लोग एक बार। कौन कौन सी हैं विशेषताएं? संविधान की विशेषताएं कौन कौन सी हैं भैया, बता दो आप लोग। तो बताओ भैया आप लोग, सबसे पहली विशेषता कौन सी है? पहली विशेषता जो है संघवाद की स्थापना। सबसे पहली या प्रमुख विशेषता कौन सी है? संघवाद की स्थापना। और हमारी दूसरी विशेषता कौन सी है? सरकार का संसदीय स्वरूप। कौन सी विशेषता है? सरकार का संसदीय स्वरूप। कौन सी विशेषता है? सरकार का संसदीय स्वरूप। ये किसकी विशेषता है बताएंगे आप लोग? सरकार का संसदीय स्वरूप, यह किसकी विशेषता है? तो यह जो प्यारे साथियों विशेषता है हमारे संविधान की विशेषता है। और कौन सी विशेषताएं हैं? मूल अधिकार। कौन से? मूल अधिकार। और क्या है? और जो है हमारे नीति निर्देशक तत्व। कौन सी विशेषता है? अगली विशेषता नीति निर्देशक तत्व इत्यादि। और भी हमारी बहुत सारी विशेषताएं हैं। हम इन विशेषताओं को धीरे धीरे करके आपको बिल्कुल एक एक विशेषता तैयार करवा देंगे। यहाँ पर 4 विशेषताएं आप लोगों को देखनी है जो कि प्रमुख विशेषताएं हैं भारतीय संविधान की। इसके बारे में जो आगे विशेषताएं आएंगी और वहां पर उनका जिक्र कर दिया जाएगा। यहाँ पर जो प्रमुख 4 विशेषताएं हैं कौन कौन सी हैं? पहली है संघवाद की स्थापना, फिर सरकार का संघीय स्वरूप, मूल अधिकार। क्या है? मूल अधिकार। और कौन सी विशेषता है? और है हमारी एक विशेषता जो है वह कौन सी है? नीति निर्देशक तत्व आदि। ये जो हमारी 4 प्रमुख विशेषताएं हैं जो कि आप लोगों को तैयार हो चुकी होंगी। आगे देखो भैया, आगे देखो। भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था के संबंध में इनमें से कौन सी विशेषता सही है? किसके बारे में? जो भारतीय संविधान है उसकी संघीय, जो भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था के संबंध है। कैसे संबंध है? संघीय व्यवस्था के संबंध, उनके बारे में कौन सी विशेषता एक सही है? देखो यहाँ पर, संसद के निम्न सदनों में राज्यों का समान प्रतिनिधित्व नहीं होगा भैया। दूसरा, द्वैध शासन। फिर तीसरा क्या है? संसद के उच्च सदन में सभी राज्यों का समान प्रतिनिधित्व, यहाँ पर भी नहीं है। फिर क्या है? दोहरी नागरिकता। भारत में दोहरी नागरिकता नहीं है। यहाँ पर किस प्रकार की नागरिकता है? एकल नागरिकता का प्रावधान दिया गया है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, द्वैध शासन, बिल्कुल राइट हो जाएगा। द्वैध शासन जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पर देख लो इसकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं कौन कौन सी हैं। यहाँ पर जो संघीय व्यवस्था के संबंध में जो भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं हैं वह कौन कौन सी हैं, बता दो आप लोग। पहली है संविधान की सर्वोच्चता। कौन सी है? संविधान की पहली जो है कौन सी है भैया? संविधान की सर्वोच्चता। कौन सी? संविधान की सर्वोच्चता। दूसरा कौन सा है? सबसे लंबा एवं कठोर, लिखित एवं कठोर संविधान व सबसे बड़ा संविधान। क्या है? लिखित एवं कठोर
कठोर संविधान। और कौन सी विशेषता है प्यारे साथियों, यहाँ पर भी 4 विशेषताएं ही आपको याद करनी है, उसके बारे में जो आएंगी आपको आगे बताते चलेंगे। यहाँ पर कितनी हो गई? 2। पहली संविधान की सर्वोच्चता, दूसरा है लिखित एवं कठोर संविधान, और तीसरी क्या है? द्विसदनीय व्यवस्थापिका। क्या है हमारी जो तीसरी विशेषता है वह कौन सी विशेषता है? द्विसदनीय व्यवस्थापिका। और तीसरी जो चौथी विशेषता है वह है दोहरी शासन प्रणाली। जो क्या है? दोहरी शासन प्रणाली। दोहरी शासन प्रणाली। यहां तक आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। चलिए इसी क्वेश्चन के साथ में आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितने देशों से विशेषताएं ली गई हैं? भारत के वह कितने देश जो भारतीय संविधान है उनमें कितने देशों से विशेषताएं ग्रहण की गई हैं? वह कौन कौन से देश हैं भैया? बता दो, वह कौन कौन से देश हैं जहां के संविधान से भारत में कुछ ना कुछ प्रावधान लिए गए हैं भैया? तो वह जो देश हैं हमारे, कितने देश हैं प्यारे साथियों? 10 देश हैं। कितने देश हैं? 10। तो कौन कौन से हैं 10 देश? उनके बारे में भी जानेंगे यहाँ पर। पहला देश कौन सा है? यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। दूसरा हमारा देश कौन सा आता है? दूसरा आता है आयरलैंड। दूसरा है आयरलैंड। और तीसरा हमारा कौन सा हो जाएगा प्यारे साथियों? बताना है आप लोगों को। ऑस्ट्रेलिया। कौन? ऑस्ट्रेलिया। चौथा कौन सा है? जर्मनी। और पांचवा हमारा कौन सा है? बताओ आप लोग। पांचवा जो हमारा देश है वह कौन सा देश है? पांचवा हमारा कौन सा है? जापान। कौन सा? जापान। छठा कौन सा है? ब्रिटेन। सातवां कौन सा है? कनाडा। और इसके अलावा जो 3 देश बचे वो कौन कौन से देश हैं भैया? वह कौन कौन से हैं? बता दो आप लोग। इसके अलावा जो हमारे 3 देश हैं वो कौन कौन से हैं? तो कौन कौन से हैं भैया? 8वां कौन सा है हमारा? रूस। कौन सा है? रूस। और 9वां देश हमारा कौन सा है? जो 9 नंबर जो है वह कौन सा देश है? फ्रांस। कौन सा? फ्रांस। और 10 नंबर वाला देश कौन सा है? दक्षिण अफ्रीका। कौन सा? दक्षिण अफ्रीका। यहां तक क्लियर हो चुका होगा। जो भारत का संविधान है वह कितने देशों से लिया गया? 10 देशों से लिया गया। कौन कौन से देश हैं? यूएसए, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, जापान, ब्रिटेन, कनाडा, रूस, फ्रांस, और कौन सा है? दक्षिण अफ्रीका। यहां तक आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। देखो आगे क्वेश्चन नंबर 14। इस ब्रह्मांड में मौजूद प्रत्येक वस्तु जो पदार्थ से निर्मित है उसे वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया है? जो इस ब्रह्मांड की कोई भी वस्तु है अगर वह पदार्थ से बनी है, अगर वह किससे बनी है? पदार्थ से बनी है, तो उसको वैज्ञानिकों के द्वारा कौन सा नाम दिया गया है? तो प्यारे साथियों जो नाम दिया गया है वह कौन सा नाम है? बताना है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में। जो पृथ्वी पर हमारे ब्रह्मांड में कोई भी मौजूद वस्तु जो कि किससे बनी है? पदार्थ से, तो उसको क्या कहा जाता है? द्रव्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्रव्य कहा जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्या कहा जाता है? द्रव्य। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। यहाँ पर क्या कहा जाता है? द्रव्य कहा जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर द्रव्य कौन कौन सी वस्तुएं हैं जैसे कि देख लो, कौन कौन सी इसके अंतर्गत वस्तुएं आएंगी? जैसे कि लोहा, कोयला, लकड़ी आदि वस्तुएं, ये किसके अंतर्गत आएंगी? द्रव्य पदार्थों के अंतर्गत आएंगी। यहां तक क्लियर। आगे देखो, आकाश गंगा के निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी कौन सी है? जो आकाश गंगा के निकट सबसे निकट स्पाइरल गैलेक्सी है वह उस गैलेक्सी का नाम क्या है प्यारे साथियों? यहाँ पर बताना है। हमारी जो आकाश गंगा है उसमें आकाश गंगा के निकटतम कौन सी गैलेक्सी? स्पाइरल गैलेक्सी कौन सी है? उसका नाम बताना है। कौन सी स्पाइरल गैलेक्सी है? कौन सी है?
ड्वार्फ गैलेक्सी है, सनफ्लावर गैलेक्सी है, एंड्रोमेडा गैलेक्सी है या पिनव्हील गैलेक्सी है। इसमें से कौन सी एक ऐसी गैलेक्सी है जो आकाशगंगा के सबसे निकट है प्यारे साथियों? तो कौन सी गैलेक्सी है? एंड्रोमेडा गैलेक्सी। कौन सी? एंड्रोमेडा गैलेक्सी। ऑप्शन सी यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। कौन सी गैलेक्सी है? एंड्रोमेडा गैलेक्सी यहाँ पर राइट हो जाएगा आंसर। आप लोग देख चुके होंगे। अच्छा, जो एंड्रोमेडा गैलेक्सी है यह कैसी है? यह जो गैलेक्सी है यह किस प्रकार की गैलेक्सी है? तो यह एक सर्पिलाकार गैलेक्सी है। कैसी? सर्पिलाकार। कैसी है? सर्पिलाकार। एक तार का पुंज है। क्या है? सर्पिलाकार तार पुंज। यहां तक क्लियर हो चुका आप लोगों को? यहां तक आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। अच्छा, एक गैलेक्सी में कितने तारे हैं? ये जो हमारी एंड्रोमेडा गैलेक्सी है इसमें लगभग कितने तारे हैं? तो इसमें लगभग 1 ट्रिलियन तारे विद्यमान है। यहां तक आप लोगों को क्लियर हो चुका। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। बिग बैंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? कौन सा सिद्धांत? बिग बैंग। बिग बैंग का जो सिद्धांत था उसका प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया प्यारे साथियों? बिग बैंग का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो यह जो साथियों प्रतिपादित किया गया जॉर्ज लेमेत्रे के द्वारा। किसके द्वारा? जॉर्ज लेमेत्रे के द्वारा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगी यहाँ पर। ऑप्शन सी जो है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो जॉर्ज लेमेत्रे ने किया था। किसने किया था? जॉर्ज लेमेत्रे ने किया था। और यह कौन कौन थे जो जॉर्ज लेमेत्रे थे? यह कहाँ के रहने वाले थे? तो यह बेल्जियम के रहने वाले थे। कहाँ के? बेल्जियम के कौन थे? खगोल शास्त्री। बेल्जियम के एक खगोल शास्त्री थे। यहां तक आप लोगों को याद रखना है। जॉर्ज लेमेत्रे कौन थे? तो बेल्जियम के खगोल शास्त्री थे। इन्होंने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो कौन सा था? बिग बैंग। कौन सा था? बिग बैंग सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत प्यारे साथियों? बिग बैंग का सिद्धांत। यहां तक क्लियर हो चुका। आगे देखो, हमारा ब्रह्मांड कितना पुराना है? जो हमारा पूरा ब्रह्मांड है वह कितने वर्ष पुराना है प्यारे साथियों? बताना है। हमारा ब्रह्मांड कितने वर्ष पुराना है? तो हमारा ब्रह्मांड जो है यह कितने वर्ष पुराना है प्यारे साथियों? इसका आंसर 13.7 बिलियन वर्ष। 13.7 बिलियन वर्ष पुराना हमारा ब्रह्मांड है। क्या है? हमारा ब्रह्मांड जो है वह कितने वर्षों पुराना है? 13.7 बिलियन वर्ष पुराना ब्रह्मांड है। यहां तक क्लियर। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत अपनी सबसे लंबी भू सीमा साझा करता है? वह भारत, वह जो है, जो हमारा देश है यह अपनी लंबी सीमा किस देश के साथ में साझा करता है? किस देश के साथ में सबसे लंबी स्थलीय सीमा लगती है भारत की? प्यारे साथियों, कौन सा देश है वो देश जो है हमारा बांग्लादेश है। कौन सा देश है? बांग्लादेश। सबसे लंबी सीमा किसके साथ में साझा करती है? बांग्लादेश के साथ में। कितनी सीमा बनाता है? कितनी सीमा बनाता है? तो जो सीमा बनाता है वह कितनी सीमा है? 4096 किलोमीटर। कितनी? 4096 किलोमीटर। 4096 किलोमीटर की सीमा। और बांग्लादेश भारत से 3 ओर से घिरा है। भारत से 3 ओर से घिरा है। घिरा हुआ है। अच्छा, जो भारत की स्थलीय सीमा है वह कितने, जो भारत की जो स्थलीय सीमा है वह कितने देशों से लगती है? बताना है आप लोगों को। भारत की जो स्थलीय सीमा है वह कितने देशों से लगती है? आपको इसका आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ में लगती है प्यारे साथियों? तो आप लोगों को बताना है। इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ में लगती है। आगे देखो क्वेश्चन, भारत की लगभग किलोमीटर की सीमा, थल सीमा पड़ोसी देशों से जुड़ी हुई है। भारत की
कितनी थल सीमा जो है वह पड़ोसी देशों से जुड़ी हुई है प्यारे साथियों? तो कितनी है बताना है आप लोगों को। तो कितनी सीमा है जो पड़ोसी देशों से लगती है भारत की थल सीमा? वह है कितनी? 15,106 किलोमीटर। 15,106 किलोमीटर थल सीमा। यह किससे लगती है? भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ में 15,106 किलोमीटर की थल सीमा साझा करता है। भारत के पड़ोसी देश हैं कौन कौन से जहां जिनसे स्थलीय सीमा लगती है? स्थलीय सीमा पर लगने वाले देश देखते हैं यहां पर। भारत की स्थलीय सीमा पर स्थलीय सीमा पर लगने वाले देश, सीमा पर लगने वाले देश कौन से हैं? बताएंगे आप लोग। जो भारत की स्थलीय सीमा है वह किन किन देशों के साथ में लगती है? तो कौन कौन से देश हैं प्यारे साथियों? कौन कौन से देश हैं? तो सबसे पहला देश कौन सा है? पाकिस्तान। कौन सा है? पाकिस्तान। दूसरा कौन सा है? अफगानिस्तान। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, और कौन सा है? भूटान, और कौन सा है? म्यांमार। कौन सा? म्यांमार। ये जो देश है हमारे इनसे क्या लगती है? भारत की स्थलीय सीमा लगती है। इसमें एक और देश बचा हमारा, वो कौन सा बचा प्यारे साथियों? कौन सा? बांग्लादेश। बांग्लादेश। इसमें से जो हमारे कितने देश हैं देख लो आप। एक, दो, तीन, चार, पांच, 6 और 7 देश। कितने देश हैं जिनके साथ में भारत की स्थलीय सीमा लगती है? तो 7 देश हैं। कौन कौन से हैं? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, और कौन सा देश है? बांग्लादेश। सबसे लंबी सीमा किसके साथ में साझा करता है? भारत जो है वह सबसे लंबी सीमा किसके साथ में साझा करता है? या जो साझा करता है बांग्लादेश के साथ में। सबसे लंबी सीमा, सबसे लंबी सीमा, सबसे लंबी सीमा किसके साथ में भारत की लगती है? बांग्लादेश के साथ में। यह 3 ओर से घिरा हुआ है, 3 ओर से घिरा हुआ। कितनी सीमा लगती है? भारत की स्थलीय सीमा बांग्लादेश से कितनी स्थलीय सीमा लगती है प्यारे साथियों? तो कितनी स्थलीय सीमा लगती है? 4,096 किलोमीटर। कितनी? 4,096 किलोमीटर। 4,096 किलोमीटर की सीमा बांग्लादेश के साथ में लगती है। और जो सबसे कम सीमा लगती है वह किसके साथ में लगती है? अफगानिस्तान से। किसके साथ? अफगानिस्तान में सबसे कम सीमा, सबसे कम सीमा जो भारत है वह सबसे कम सीमा किसके साथ में साझा करता है? अफगानिस्तान के साथ में। कितनी सीमा? 106 किलोमीटर। कितनी? मात्र 106 किलोमीटर की सीमा। यहां तक याद रखना है आप लोगों को, समझ में आ चुका होगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 20। भारत की मानक याम्योत्तर इनमें से किस स्थान से होकर गुजरती है? भारत की जो समय मानक समय रेखा है वह इनमें से किस स्थान से होकर गुजरती है? वह कौन सा स्थान है प्यारे साथियों? इसका आंसर बताना। भारत की मानक समय रेखा, कौन सी समय रेखा? मानक समय रेखा, इसमें से किस स्थान से होकर गुजरती है? तो प्यारे साथियों वह कौन सा स्थान है? तो वह जो स्थान है वह कौन सा है? मिर्जापुर। कौन सा? मिर्जापुर। कौन सा है? मिर्जापुर स्थान के पास से गुजरती है सीमा। यहां तक क्लियर हो चुका होगा आप लोगों से। और देखो, और यहां पर क्या देखेंगे? जो हमारी मानक समय रेखा है कितने राज्यों से गुजरती है? मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है?
कितने राज्यों से होकर गुजरती है प्यारे साथियों? तो बताना है आप लोगों को एक बार, जो मानक समय रेखा है वह कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्य? 5 राज्य। वो राज्य कौन-कौन से हैं भैया? देख लो एक बार, कौन-कौन से हैं? देख लो एक बार। उत्तर प्रदेश, कौन सा? उत्तर प्रदेश। और कौन सा है? उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, कौन सा? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। और कौन सा है? उड़ीसा। और एक हमारा कौन सा है? एक और हमारा जो है वह कौन सा है? आंध्र प्रदेश। कौन सा? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। जो ये हमारे राज्य हैं, इनमें से कौन सी रेखा गुजरती है? भारत की मानक समय रेखा गुजरती है। कहां से? किस किस राज्यों से? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और मध्य प्रदेश से गुजरती है। यहां तक आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। जो मानक समय रेखा है यह कैसी समय रेखा है? मानक समय रेखा जो है यह कौन सी समय रेखा है? ये जो रेखा है कौन सी समय रेखा है? बताना है आप लोगों को। मानक समय रेखा कौन सी समय रेखा है? इसका आंसर बताना है आप लोगों को। तो ये जो है यह 82 डिग्री 30 मिनट, क्या है? 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। क्या है? 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर के नाम से भी इस रेखा को जाना जाता है। यहां तक क्लियर हो चुका होगा आप लोगों को। यहां तक आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। आगे देखो, भारत दक्षिण एशिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है जो पृथ्वी के भू क्षेत्रफल के भागों में फैला हुआ है। भारत जो है वह दक्षिण एशिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है और यह पृथ्वी पर कितने प्रतिशत, पृथ्वी के कुल कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है प्यारे साथियों? यह जो भाग फैला हुआ है यह कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है? तो इसका आंसर जो राइट हो जाएगा वह कितना हो जाएगा? 2.3%। कितना? 2.3%। आंसर ए राइट रहेगा। भारत एशिया का दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश है। विश्व में इसका कौन सा स्थान है? भारत विश्व में किस नंबर पर है? विश्व में किस नंबर पर है क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो किस नंबर पर है? 7वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर? 7वें स्थान पर। तो इससे बड़े जो 7वें स्थान पर है, और यह जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से किस स्थान पर है? यह जो है भारत जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? दूसरे स्थान पर है। यहां तक क्लियर हो चुका होगा। इसमें पहला स्थान किसका है? चीन का। जनसंख्या की दृष्टि से पहले नंबर पर जो विश्व में देश है वह कौन सा है? चीन। यहां तक आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। यहां पर देखेंगे भारत से बड़े क्षेत्रफल में, भारत से बड़े देश, क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल में भारत से बड़े देश, भारत से देश, क्षेत्रफल में जो भारत से बड़े देश हैं वो कौन कौन से हैं? देखना है एक बार भैया सभी को। तो पहला कौन सा है? रूस। पहले स्थान पर कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? रूस। दूसरा कौन सा है? बताना है आप लोगों को। पहला कौन सा है हमारा? रूस। दूसरा कौन सा है? कनाडा। और तीसरा कौन सा है? तीसरा है अमेरिका। और चौथा कौन सा है? तीसरा कौन सा है? चीन। पांचवें नंबर पर कौन सा है?
ब्राजील। और छठे नंबर पर कौन सा है प्यारे साथियों? छठे नंबर पर कौन सा है हमारा? ऑस्ट्रेलिया। कौन सा है? छठे नंबर पर कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। और सातवें नंबर पर कौन सा आता है अपना प्यारा? भारत। याद रखेंगे। भारत में क्षेत्रफल में भारत से बड़े जो देश हैं वह कितने देश हैं? 6 देश हैं। कौन कौन से? रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। यहां तक आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा और इसको याद रखना है बहुत अच्छी तरीके से। आगे देखो साथियों, क्वेश्चन नंबर 22, इनमें से कौन सा भारत का सबसे ठंडा आवासीय क्या है? भारत का सबसे ठंडा आवासीय स्थान है। जो हमारे 4 स्थान दिए गए हैं इनमें से भारत का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? माउंट अब्बू है, जम्मू है, शिमला है या फिर द्रास। तो भारत का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है प्यारे साथियों? भारत का जो सबसे ठंडा स्थान है वह कौन सा है प्यारे साथियों? इनमें से वह है जो है कौन सा? द्रास। ऑप्शन सी, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ऑप्शन डी द्रास बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या है? बिल्कुल राइट हो जाएगा। यह कहां पर है? जो द्रास है यह कहां पर है? लद्दाख के कारगिल जिले में। कहां पर? लद्दाख के कारगिल जिले में स्थित है। कहां पर है ये द्रास? लद्दाख का जो कारगिल जिला है उस जिले में कौन सा शहर है? द्रास, जो कि भारत का सबसे ठंडा आवासीय स्थान माना जाता है। और यह क्या है? विश्व का दूसरा सबसे ठंडा स्थान। जो द्रास है क्या है इसमें खासियत कि यह विश्व का दूसरा सबसे ठंडा स्थान है। विश्व का दूसरा सबसे ठंडा स्थान, सबसे ठंडा स्थान। यहां तक आप लोग याद रखेंगे इसको। विश्व का दूसरा सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो द्रास है। और भारत का सबसे ठंडा स्थान तो कौन सा हो जाएगा? द्रास हो जाएगा। और इसे क्या कहा जाता है? लद्दाख का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। लद्दाख का प्रवेश द्वार, लद्दाख का जो प्रवेश द्वार है उसे किसे कहा जाता है? द्रास को ही कहा जाता है। यहां तक समझ में आ चुका होगा आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 23 बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 23 आंसर देंगे आप लोग कि क्वेश्चन नंबर 23 जो है इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है, सूरज कुंड मेला जिसे अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला भी कहा जाता है, यह आयोजित होता है। जो सूरज कुंड का मेला है जिसे अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला के नाम से भी जानते हैं, तो उसका आयोजन कहां पर किया जाता है? हरियाणा में, गुजरात में, उड़ीसा में या फिर उत्तराखंड में। तो सूरज कुंड का मेला जो लगता है यह कहां पर लगता है? हरियाणा में लगता है साथियों। कहां पर? हरियाणा में। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। और इसके बारे में कुछ पॉइंट है उनके बारे में ही जानेंगे। यह क्या है? विश्व का सबसे बड़ा शिल्प मेला, विश्व का सबसे बड़ा शिल्प मेला। विश्व का सबसे बड़ा शिल्प मेला कौन सा है प्यारे साथियों? तो विश्व का जो सबसे बड़ा शिल्प मेला है वह कौन सा है? सूरज कुंड मेला, जो कि हरियाणा में आयोजित होता है। यह कहां पर है? लगता है फरीदाबाद जिले में। हरियाणा के किस जिले में? फरीदाबाद जिले में इसका आयोजन किया जाता है। जिले में आयोजन याद रखना है आप लोगों को। सूरज कुंड मेले का आयोजन कहां पर किया जाता है? हरियाणा राज्य के फरीदाबाद जिले में किया जाता है। और इसका प्रारंभ जो हुआ था, इसका जो प्रारंभ हुआ यह कब हुआ बताना है आप लोगों को। प्रारंभ जो हुआ था 1987 में हुआ। प्रारंभ इसका कब हुआ था सूरज कुंड मेले का? 1987 में इसका प्रारंभ होता है। और यह कहां पर लगता है? हरियाणा राज्य के फरीदाबाद जिले में, जो कि विश्व का सबसे बड़ा शिल्प मेला है। यहां तक क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन, एंथ्यूरियम जिसका नामकरण एक प्रसिद्ध फूल के नाम पर हुआ है,
यह निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रमुख पर्व है? कौन सा पर्व? एंथ्यूरियम। एंथ्यूरियम जो पर्व है यह किस राज्य में मनाया जाता है प्यारे साथियों? कौन सा? एंथ्यूरियम। यह जो मनाया जाता है मिजोरम में मनाया जाता है। कहां पर? मिजोरम में मनाया जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में गुड्डी पड़वा त्योहार को किस अन्य नाम से जाना जाता है? गुड्डी पड़वा का जो त्योहार है इसको कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? किस दूसरे नाम से जाना जाता है प्यारे साथियों? तो इसको जो इसके जो दूसरे नाम हैं, दूसरे नाम कौन से हैं? उगादी या फिर युगादी। किसके नाम है? गुड्डी पड़वा का दूसरा नाम है। या किसका नाम है? गुड्डी पड़वा का दूसरा नाम। गुड्डी पड़वा का दूसरा नाम क्या है? उगादी या युगादी। यह कब मनाया जाता है? चैत्र मास में मनाया जाता है। कब? चैत्र मास में आयोजन होता है। इसका आयोजन जो होता है वह चैत्र मास में किया जाता है। यहां तक आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। अगला क्वेश्चन देखो साथियों, क्वेश्चन नंबर 26। सोगात्सु। सोगात्सु जो है वह निम्नलिखित में से किस देश का नव वर्ष का त्योहार है? सोगात्सु जो है वह किस देश का नए वर्ष पर त्योहार मनाया जाता है? किस देश में नए वर्ष पर त्योहार मनाया जाता है? वह कौन से नाम से जाना जाता है? सोगात्सु। सोगात्सु जो त्योहार है वह किस देश का त्योहार है? नए वर्ष का त्योहार है, इसको याद रखना है। तो किस देश का है प्यारे साथियों? यह जो है जापान देश का है। कहाँ का? जापान देश का है नव वर्ष का त्योहार। नव वर्ष का त्योहार, यह नव वर्ष का त्योहार है। और यह कब मनाया जाता है? 1 जनवरी से 3 जनवरी के बीच में। कब? 1 जनवरी से 3 जनवरी के बीच में। 3 जनवरी के बीच में मनाया जाता है, याद रखना है आप लोगों को। जो सोगात्सु एक पर्व है जापान का, नव वर्ष का पर्व है, इसको कब मनाया जाता है? 1 जनवरी से लेकर 3 जनवरी के बीच में मनाया जाता है। यहां तक क्लियर हो गया। अगला देखो, पंजाब और हरियाणा के लोग अच्छे के लिए भगवान को धन्यवाद करने के लिए बैसाखी का त्योहार या बैसाखी मनाते हैं। पंजाब हरियाणा के लोग हैं वह किस लिए बैसाखी का त्योहार मनाते हैं? यह जो भगवान का धन्यवाद करते हैं तो वह किसके लिए भगवान का धन्यवाद करते हैं? पंजाब और हरियाणा के लोग भगवान का धन्यवाद करते हैं तो किसके लिए करते हैं? और उस पर क्या करते हैं? बैसाखी त्योहार का आयोजन करते हैं। तो वह किसके करते हैं? फसल उत्पादन के लिए। किसके लिए? अच्छी फसल उत्पादन के लिए। किसके लिए? फसल उत्पादन। यहाँ पर क्या आ जाएगा? फसल के लिए भगवान को धन्यवाद करने के लिए बैसाखी का त्योहार आयोजित करते हैं। यहाँ तक क्लियर। बैसाखी का त्योहार मनाया कब जाता है? बैसाखी का त्योहार जो है वह कब मनाया जाता है? तो वह जो मनाया जाता है बैसाखी प्रथम तिथि को। कब? कब मनाया जाता है? याद रखेंगे, बैसाख की प्रथम तिथि को। बैसाख की प्रथम तिथि को मनाया जाता है। वेरी वेरी मोस्ट पॉइंट है। इसको कब मनाया जाता है? बैसाख की प्रथम तिथि को मनाया जाता है। और किस लिए मनाया जाता है? एक पहली चीज कि फसल के अच्छे उत्पादन के लिए मनाया जाता है। और दूसरी बात क्या है? दूसरी बात जो है वह कौन सी बात है? जो गुरु गोविंद सिंह जी थे उन्होंने एक खालसा पंथ की नींव रखी थी, तो उनकी याद में मनाया जाता है। किस लिए? गुरु गोविंद सिंह द्वारा गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा खालसा पंथ की नींव रखने की याद में। किस लिए? खालसा पंथ की नींव रखने के याद में मनाया जाता है। रखने के याद में।
गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की जो नींव रखी गई, उसके याद में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? बैसाखी का त्योहार। एक क्वेश्चन और यहां से बनेगा। अशोक यादव का आंसर क्या आया है? आंसर ए। आपका आंसर जो है भैया बिल्कुल राइट आंसर है। तो एक आंसर बताइए कि खालसा पंथ की जो नींव रखी गई वह कब रखी गई? खालसा पंथ की जो नींव रखी गई प्यारे साथियों, कब रखी गई थी? खालसा पंथ की जो नींव रखी गई वह कब रखी गई? 1699 में। कब रखी गई? 1699 में खालसा पंथ की नींव रखी गई थी। किसके द्वारा रखी गई? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा रखी गई थी। खालसा पंथ की नींव किसने रखी थी? गुरु गोविंद सिंह ने। कब? 1699 में रखी थी। यहां तक क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 28, हुसरी या हुसरी प्रदर्शन निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? जो हुसरी है यह किस राज्य से संबंधित नृत्य है? जो हुसरी है यह किस राज्य से संबंधित नृत्य है? इसका आंसर देना है आप लोगों को। कहां पर? कमेंट बॉक्स में। हुसरी जो पर्व है यह किस राज्य से संबंधित है या किस राज्य का पर्व है? बता दो इसका आंसर प्यारे साथियों। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा असम। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा? असम हो जाएगा। बिल्कुल राइट आंसर रहेगा यहाँ पर। हुसरी किस राज्य से संबंधित है? तो असम राज्य से संबंधित है। और यहाँ पर इसके बारे में क्या देखेंगे? और जो ये है हमारा एक हुसरी नृत्य है, यह किसके अंतर्गत आता है या इसको दूसरे किस नाम से जाना जाता है? रंगोली बिहू के नाम से जाना जाता है। इसको किस नाम से जाना जाता है? रंगोली बिहू। किस नाम से जाना जाता है? रंगोली बिहू के नाम से जाना जाता है। याद रखना है आप लोगों को। यहां तक क्लियर हो चुका होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, अरुणाचल प्रदेश में अत्यंत लोकप्रिय लोसर त्योहार मुख्य रूप से जनजाति द्वारा मनाया जाता है। जो हमारा लोसर त्योहार है, कौन सा त्योहार? यहाँ पर देखो, लोसर त्योहार। कौन सा त्योहार है? लोसर त्योहार। इसको किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? लोसर त्योहार को किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है बताना है आप लोगों को। तो वह कौन सी जनजाति है? जनजाति हो जाएगी प्यारे साथियों मोनपा। कौन सी जनजाति? मोनपा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा प्यारे साथियों। यहाँ पर इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन मोनापा। मोनपा जो जनजाति है इसके द्वारा कौन सा त्योहार मनाया जाता है? लोसर त्योहार। कौन सा? लोसर त्योहार। कौन सा त्योहार? लोसर त्योहार मनाया जाता है। किसके द्वारा? मोनपा जनजाति के द्वारा। यहां तक क्लियर? आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 30 जो है, भारत के लिए किस राज्य में मकर संक्रांति को पौष संक्रांति के रूप में मनाया जाता है? किसमें? पौष संक्रांति। जो हमारी मकर संक्रांति है उसको पौष संक्रांति के रूप में किस राज्य में मनाया जाता है प्यारे साथियों? तो पौष संक्रांति के रूप में पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। यहाँ पर पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। तो यहाँ पर भी ऑप्शन ए आप लोगों का राइट हो जाएगा। मकर संक्रांति को पौष संक्रांति के रूप में कहां पर मनाया जाता है? पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। और मकर संक्रांति को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? इसको खिचड़ी के नाम से भी जाना जाता है। खिचड़ी के नाम से जाना जाता है। नाम से भी जाना जाता है। यहां तक क्लियर हो चुका होगा आप लोगों को। मकर संक्रांति को किस नाम से जाना जाता है? खिचड़ी के नाम से भी जाना जाता है। यहां तक आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में। जो खिचड़ी का त्योहार है या मकर संक्रांति को खिचड़ी किन किन प्रदेशों में बनाई जाती है? तो कौन कौन से प्रदेश हैं खास करके? तो पहला कौन सा है जहां पर मकर संक्रांति को खिचड़ी बनाई जाती है? यूपी। और कौन सा है? बिहार। और कहां पर बनाई जाती है? झारखंड में बनाई जाती है प्यारे साथियों। याद रखना है मकर संक्रांति के दिन खास करके 3 राज्यों में खिचड़ी का त्योहार मनाया, उस दिन खिचड़ी कहते हैं। और वहां पर किन किन राज्यों में खिचड़ी बनाई जाती है? यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल में खिचड़ी के नाम से मकर संक्रांति को जाना जाता है प्यारे साथियों। यह जो घटना जुड़ी है
यह सूर्य में, जो सूर्य के राशि में प्रवेश होने के साथ में यह घटना जुड़ी हुई है। आगे देखो, बस आज की क्लास बस यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हर रोज आप लोग शाम 4 बजे प्रतिदिन आप लोग हमारे साथ में शाम को 4 बजे जुड़कर अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते होंगे कि यहाँ पर लिखा है रोज शाम 4 बजे। 4 बजे से ये क्लास जो है हमारी प्रारंभ होती है और उसमें आप लोगों को 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए जाते हैं। चलिए, तो इसी के साथ में धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।